हेलो डियर स्टूडेंट, मैं पुष्पराज साहू, आपका फिजिक्स टीचर। 11 का चैप्टर नंबर 2 मापन चल रहा है। इसका लेक्चर में 3 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, है ना। आज हम चैप्टर का जो मापन चैप्टर का चौथा लेक्चर अपलोड बनाने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, पिछले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे, विमी विधि द्वारा हम कुछ क्वेश्चन किए थे, ठीक है। किस प्रकार फार्मूला बनाया जाता है, किसी सूत्र को बता दिया जाता है कि ये वेग है, ये इन चीज़ पर डिपेंड करता है, तो इसका फार्मूला किस प्रकार से बनेगा, विमी विधि से कर चुके थे। आज हमको पढ़ना है कि विमी विधि से ही, ठीक है, कि एक सिस्टम होता है, जैसे MKS पद्धति है, तो एक पद्धति से दूसरे पद्धति में किसी मात्रा को हम लोग कैसे परिवर्तित करते हैं, ठीक है। तो आइए, क्वेश्चन पहला आपका क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा ना यहाँ पे। हाँ, पहला क्वेश्चन आपका क्या चीज़ है कि जैसे कि कार्य का मात्रक होता है, कार्य का मात्रक जो है MKS में होता है, जूल होता है। MKS में क्या होता है, जूल। उसको CGS सिस्टम में आपको डालना है, CGS पद्धति में क्या होता है, अर्ग में होता है। तो MKS पद्धति को हमको CGS पद्धति में बदलना है, और किस विधि से, विमी विधि से, ठीक है। तो ध्यान देना, उसके लिए एक फार्मूला है, उस फार्मूला को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। वो फार्मूला है आपका N2 = यहाँ पे हो जाता है आपका N1, ठीक है, N1, और यहाँ पे हो जाता है M1/M2, ठीक। पावर में A लगा देता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा L1/L2 पावर में B, और यहाँ पे क्या होता है T1/T2 पावर में C। जो M1 L1 T1 क्या चीज़ है, जैसे कि MKS पद्धति की बात कर रहा हूँ, तो MKS पद्धति में विमी सूत्र है, ठीक है, या मान है। और जो M2 L2 T2 दिख रहा है वो क्या चीज़ है, CGS में, यानी ये पहले पद्धति में M1 L1 T1 है, और दूसरे पद्धति में M2 L2 T2 है। तो ये आपका फार्मूला है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इस प्रकार से, ठीक। तो देखो, अब क्या करेंगे, चूंकि हमको पता है फार्मूला क्या चीज़, जैसे हमको कार्य के मात्रक को चेंज करना है, तो कार्य के मात्रक को चेंज करना है, तो ध्यान दीजिएगा, कार्य का जो विमीय सूत्र होता है, ध्यान देना, कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है, ML2T-2। इसके बाद में कुछ नहीं, मतलब 1 है, अभी समझो, ठीक है। तो यहाँ पे A का वैल्यू 1 हो गया, B का वैल्यू आपके पास कितना हो गया, 2 हो गया, C का वैल्यू कितना हो गया आपके पास, -2 हो गया। अब ध्यान देंगे, हमको MKS से CGS में जाना है, तो जैसे कि किलोग्राम, ठीक है, जैसे मैं लिख ही देता हूँ पहले। N2 = फार्मूला N1 है, यहाँ पे आपके पास क्या है, M1/M2 है, पूरे के पावर A है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे L1/L2 है, पूरे की पावर B है। यहाँ पे क्या चीज़ है, T1/T2 है, पूरे की पावर कितना है, C है। तो मैं यहाँ पे N2 का N2 रखा, यहाँ पे N1 है। अब देखो, यहाँ पे हमको रखना है M का, देखो मैं ध्यान देना कि जैसे कि CGS पद्धति बदलेंगे हम लोग, तो M किलोग्राम है, तो समझो ये भी 1 किलोग्राम होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, अभी 1 ग्राम होगा, ठीक है। A का वैल्यू कितना है आपके पास, 1 है, तो 1 लगा दिया। L1 का वैल्यू देखो, जैसे L लंबाई में होता है, तो MKS पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो मान लो ऊपर में 1 मीटर होगा, तो नीचे में 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। पावर में B है, तो B का वैल्यू 2 है। T का मान देखो, सेकेंड में रखेंगे, तो ऊपर मान लो 1 सेकेंड होगा, तो इस पद्धति में भी सेकेंड ही होता है समय का मात्रक, यहाँ पे कितना है, -2 है। अब समझिएगा, हमको MKS से CGS में जाना है, यानी ऊपर का जो मात्रक दिख रहा है MKS, उसको CGS में बदलना है। तो 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, और सेकेंड का कोई दिक्कत नहीं है, सेकेंड का सेकेंड ही है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, N1 का N1 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको बदल दिया मैं, 1000 ग्राम बदल दिया। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, और यहाँ पे 1 ग्राम का तो 1 ग्राम ही है, पावर में 1 है। यहाँ पे ध्यान देंगे, ये कितना हो जाएगा, 1 मीटर = क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, और यहाँ पे कितना है, 1 सेंटीमीटर है, पावर में 2 है। ये तो कट गया, 1 का 1 है, 1 के पावर में कितना लगा दो, आंसर 1 ही आने वाला है, ठीक है। यहाँ से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, यहाँ पे N2 है। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे N2 का N2, यहाँ पे N1 की जगह भी N1 ही रखा हूँ, बाद में रखूँगा वैल्यू। ये 10 की घात 3 हो जाएगा, 10 की घात 3, पावर 1 है, तो उतना ही रहेगा। ये कितना हो जाएगा, 10 की घात 2 हो जाएगा, पूरे के और कितना है, 2 है। ध्यान देना, अब किधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इधर, यहाँ पे आपका N2 है, यहाँ N1 है, 10 की घात 3 और 2 दूनी 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 की घात 4 हो गया, और यहाँ पे कितना है, 10 की घात 3 है, तो यहाँ पे N1 हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 10 की घात 3 और 4 कितना हो गया, 7 हो गया, 10 की घात 7। अब हमको 1, जैसे अब यहाँ पे देखो, मैं 1 रखूँगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 जूल निकालूंगा, तो इधर MKS पद्धति में 1 जूल है, तो इधर 1 अर्ग होगा, ठीक है। तो ध्यान देना, यहाँ पे मैं क्या किया, यहाँ पे रखा 1 जूल, ठीक है, यहाँ पे 1 जूल, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ भी 1 रखूँगा, और यहाँ पे हो जाएगा 10 की घात 7
क्या हो जाएगा, ये अर्घ हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हो गया आपका 1 जूल बराबर हो गया 10⁻7 अर्घ हो गया। ठीक है, तो हम बता देते हैं कि क्या होता है कि CGS पद्धति में अर्घ होता है कार्य का मात्रक, और MKS पद्धति में या SI पद्धति में क्या होता है, जूल होता है। तो 1 जूल बराबर क्या होता है, 10⁻7 अर्घ होता है। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है कि इसी विधि से आपको बदलना है बल की मात्रक। ठीक है, बल का मात्रक न्यूटन होता है MKS पद्धति में या SI पद्धति में, उसको आपको CGS पद्धति में बदलना है। CGS पद्धति में क्या होता है, डायन। ठीक है, डायन D से लिखते हैं, तो इसको आपको इस पद्धति से बदलना है। ठीक है, अब ध्यान देना, त्रुटि पढ़ेंगे। ठीक है, कि मापन में क्या क्या त्रुटि होती है। ठीक, आज मिटाने वाला चीज़ दूसरी जगह भूल गया, तो देखो ध्यान देना, इसे मिटा देता हूँ मैं। अब हमको पढ़ना है क्या चीज़, मापन में त्रुटि। तो मापन में क्या क्या त्रुटि हो सकता है उसको देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान देना त्रुटि क्या होता है। जैसे देखो कोई मशीन बना हुआ है, विद्युत धारा को मापने के लिए जानते हैं गैल्वेनोमीटर है, घर में जो कांटा जैसे पहले ज़माने में लग रहा था ऐसे जो मीटर नापता है, गैल्वेनोमीटर है। ठीक, स्क्रू गेज, वर्नियर के, ऐसे बहुत प्रकार से क्या चीज़ यंत्र बने हैं। तो यंत्र में जैसे हम लोग नापते हैं तो एकदम करेक्ट वैल्यू नहीं मिलता हमको, जो रियल में वास्तविक वैल्यू देना चाहिए उतना नहीं दे पाता, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रुटि कहते हैं। तो उसका परिभाषा आप क्या बोलोगे मापन की त्रुटि का, कि मापन की अनिश्चितता को ही हम लोग क्या कहते हैं, मापन की त्रुटि कहते हैं। ठीक है, अब बुक में देख लीजिएगा अच्छे से, थ्योरी वाला चैप्टर मतलब 3 वाला पार्ट है। अब ध्यान देना कि त्रुटि कितने प्रकार की होती है, तो त्रुटि 2 प्रकार का होता है। ठीक है, त्रुटि 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है आपका क्रमबद्ध त्रुटि होता है, और दूसरा यादृच्छिक त्रुटि होता है, यादृच्छिक। ठीक है, यादृच्छिक त्रुटि होता है। अब क्रमबद्ध त्रुटि क्या होती है, तो ध्यान देना, क्रमबद्ध त्रुटि में है कि ज्ञात कारणों से होने वाली त्रुटि को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। ज्ञात कारणों ने, कैसे ज्ञात कारण हो गया, जैसे यंत्री त्रुटि, तो यंत्र के बनावट, जैसे कोई मशीन लाए हैं, मशीन खुद खराब है। ठीक है, तो हम उसको जानते हैं कि इसका त्रुटि इस कारण से हो रहा है, मशीन खराब है इसीलिए उसका त्रुटि हो रही है। तो जानने वाला चीज़ है, जैसे हम जिसका ज्ञात कारणों से जो त्रुटि हमको प्राप्त होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। इसके ही प्रकार है, आप उसको पढ़िएगा। इसका प्रकार है आपका यंत्री त्रुटि, शून्यांक त्रुटि, अल्पतमांक त्रुटि। ठीक है, इनको पढ़ना है। दूसरा अचर त्रुटि। अचर त्रुटि क्या है, जैसे कि मान लो कोई चीज़ को नाप रहे हैं हम लोग, मेरा व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड को मैं नापा, रियल में इसका मतलब जो रियल में इसका लंबाई जो होगी मान लो 10 मीटर होगा, लेकिन नापने वाला मैं पहले से जो बंदा बना के दिया है, कंपनी लिख के दिया है कि इसका लंबाई कितना है, 10 मीटर है, लेकिन हम लोग नाप रहे हैं, कोई बंदा नाप रहा है, तो क्या हो रहा है कि 9.8 आ रहा है। जितना बार भी नाप रहा हूँ हर बार 9.8 आ रहा है, 10 आ ही नहीं रहा है, तो ये बार बार त्रुटि जो है सेम आ रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अचर त्रुटि बोलते हैं। तो इसमें दूसरा मेन क्या है, यादृच्छिक त्रुटि। तो ध्यान देना, यादृच्छिक त्रुटि क्या होती है। यादृच्छिक त्रुटि जो है ना, ध्यान समझिएगा, यदि कोई मापनकर्ता किसी भौतिक राशि की माप कई बार लेता है और प्रत्येक बार अलग अलग पाठ्यांक प्राप्त होता है, तो इस प्रकार की त्रुटि को हम लोग क्या बोलते हैं, यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। जैसे कि देखो, मैं किसी चीज़ को नापने के लिए बोला, ठीक है, मैं बोला कि देखो एक एग्जाम्पल देता हूँ, ये रॉड दिख रहा होगा आपको, बच्चे लोगों को मारने के लिए रॉड है। ठीक है, तो ये रॉड है, इसको मैं क्या इलेक्ट्रिक मशीन देखे हो जो इसमें वजन नापते हैं, मैं रखा तो ऐसा हल्का हल्का डोलते रहता है। मान लो एक जगह ऐसी स्थिति आ गई कि चुपचाप शांत हो गया, उसके बाद भी मान लो कांटा जो है उसका जो लिखाता है ना कि इतना किलोग्राम है, तो एक बार क्या रहा है कि पहली बार मैं नाप रहा हूँ, जैसे कि पहले बार नाप रहा हूँ, ध्यान देना यादृच्छिक त्रुटि की बात कर रहा हूँ मैं, पहली बार मैं नाप रहा हूँ A1, तो मुझे मिल रहा है इसका जो वजन दिख रहा है मान लो 2.31 kg दिख रहा है। ठीक है, फिर से दोबारा रखा मैं, फिर से दोबारा चेक किया उसको कि इतना है क्या रियल में, तो दूसरा बार में मुझे क्या दिख रहा है, A2 = 2.30 दिख रहा है। फिर एक बार मैं चेक किया, तीसरा बार, तो एक बार वैल्यू क्या दिख रहा है, अब 2.32 दिख रहा है। ठीक है, फिर मैं चेक किया, चौथा बार एक बार देख के एकदम करेक्ट वैल्यू कहीं पे रुक नहीं रहा, कभी 3.1 आ रहा है, कभी 3.0 आ रहा है, कभी 3.2 आ रहा है, फिर से मान लो 2.31 आ रहा है। अब मैं किसको सही मानूँ कि ये सही है, कि ये सही है, यही सही है। ठीक है, तो बार बार हम लोग क्या कर रहे हैं, त्रुटि कर रहे हैं, मतलब नाप रहे हैं तो त्रुटि आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, यादृच्छिक त्रुटियाँ। तो यदि कोई मापनकर्ता किसी भौतिक राशि की माप कई बार लेता है और प्रत्येक बार अलग अलग पाठ्यांक प्राप्त होता है, तो इस प्रकार की त्रुटि को हम लोग यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। ठीक है, अब इसको दूर कैसे करेंगे, तो देखो कि हम मानेंगे किसको, कि रियल में कितना किलोग्राम था वो रॉड, तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं इसको ए मीन। ठीक है, ए मीन यानी कि जो मापन है उसका माध्य, या इसी को हम लोग वास्तविक मान भी कहते हैं। ठीक है, जो ए मीन निकाल रहा हूँ उसी को हम लोग वास्तविक मान भी कहते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, सबको मैं जोड़ दूंगा, जैसे यहाँ पे A1 + A2 + A3, अभी 4 बार जोड़ा हूँ तो यहाँ पे क्या करूँगा, A4 और डिवाइड बाई कितना कर दूंगा, 4 कर दूंगा। और यदि मान लो बहुत बार n बार लिया हूँ मैं, ठीक है, n बार माप लिया हूँ, तो कैसे करूँगा, A1 + A2 + डैश डैश। ठीक है, कितना बार लिया हूँ, लगभग n बार, तो an
और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे n हो जाएगा। तो मेरा वास्तविक मान का जो दिख रहा है ए मीन का वैल्यू कितना हो जाएगी, इतना a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डेस 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 an बाई n। तो इससे मुझे वास्तविक मान नापने सबको जोड़ने के बाद 4 से भाग कर दूंगा, यहाँ पे 4 ठो है तो जो वैल्यू आएगा मैं मान लूँगा उस रॉड का रियल में जो वजन था उतने किलोग्राम का था, ठीक है। तो इसको बोलते हैं यादृच्छिक त्रुटि। अब ध्यान देना इसका और प्रकार है, तो त्रुटियों को व्यक्त करना, तो त्रुटियों को व्यक्त करने के आधार पर 3 प्रकार से विभाजित किया गया है, ठीक है। तो पहला नंबर आपको दिया हुआ है कि निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। निरपेक्ष त्रुटि समझिएगा, निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है अच्छे से समझिएगा, ठीक है, ध्यान समझना। निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि, तो ये निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है समझिएगा ना। इसमें इसका परिभाषा क्या दिया है कि किसी भौतिक राशि की वास्तविक माप और मापनकर्ता की व्यक्तिगत माप के अंतर को मापन की निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं, इसे डेल ए से प्रदर्शित करते हैं। तो अभी हम निकाल चुके हैं वास्तविक मान क्या होता है, ए मीन होता है, ठीक है। वास्तविक मान क्या होता है, ए मीन होता है, ठीक है। अब मापनकर्ता कितना मान लिया था, एक बार a1 लिया था, एक बार a2 लिया था, एक बार a3, अलग अलग आ रहा था। तो वास्तविक मान ये है और मापनकर्ता की जो क्या होगा माप उनके अंतर की, ठीक है, उनके अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना कहने का मतलब क्या चीज़ है इसका, इसको डेल ए से प्रदर्शित करते हैं, डेल ए से। तो मैंने नापा एक बार मुझे a1 मिला, एक बार मुझे a2 मिला, एक बार a3 मिला, ठीक है। ऐसे डेस कई बार मैं नापा। तो अब मुझे निरपेक्ष त्रुटि निकालना है, तो क्या होगा, निरपेक्ष त्रुटि में पहला डेल a1 इज इक्वल टू मॉड a मीन माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा a1। दूसरा मैं a2 निकाला तो क्या करूँगा a मीन, ठीक है, a मीन माइनस a2 लगा दूंगा, ठीक है। जैसे तीसरा मैं क्या चीज़ यहाँ पे a3 किया, यहाँ क्या करूँगा a मीन माइनस क्या किया a3। जैसे यहाँ पे लास्ट डेज कई बार नापा, ठीक है, जितना बार नापा था उसको लास्ट में मैं डेल an नापा, तो डेल n के क्या हो जाएगा मेरे पास, हर बार a मीन से क्या करूँगा मैं उसको माइनस करते जाऊँगा। ये जो 2 लाइन दिख रहा है ऐसा, इसको बोलते हैं मापांक, ठीक है, क्या बोलते हैं मापांक, ठीक है, मॉड ऑफ बोलते हैं इसको, मॉड ऑफ इंग्लिश में मॉड्यूलस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जिसके अंदर मैं यदि -3 भी लिखूंगा ना तो आंसर मुझे 3 देगा, +3 लिखूंगा तभी प्लस मिलेगा। तो इस मॉड का मतलब क्या होता है, जैसे कि अब मुझे ये a मीन कहीं मिल गया 2.30 और a1 मुझे मिल गया 2.31, तो यहाँ पे आंसर आएगा 0.1, लेकिन माइनस में आएगा, लेकिन मुझे माइनस में नहीं लेना है तो उसको क्या लगा देता हूँ, मॉड लगा दूंगा। तो मॉड लगाने से क्या हो जाएगा, आंसर प्लस में आता है। तो क्या होगा, अब मुझे निकालना है निरपेक्ष त्रुटि। तो निरपेक्ष त्रुटि का रीजनल मान क्या हो जाएगा, डेल ए कैसे निकालूंगा, जैसे यहाँ से, तो डेल a1 प्लस डेल a2 प्लस डेस 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 कितना डेल an और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा n। तो ये हो जाएगा मुझे निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है। वास्तविक मान कैसे निकाला पता है, a मीन इज इक्वल टू क्या होता है, a1 प्लस a2 प्लस a3 डेस 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 an बाई डिवाइडेड बाई n। ये मेरा वास्तविक मान a मीन निकल जाएगा, ठीक है। और आपको जब निरपेक्ष त्रुटि निकालना रहेगा तो पहले डेल a1 निकालना, तो a मीन माइनस ये, फिर a2 इतना हो जाएगा, ठीक है, इसका इतना, फिर लास्ट में इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। फिर दूसरा त्रुटि है आपके पास, क्या चीज़ है, अपेक्षिक त्रुटि, ठीक है। दूसरा त्रुटि है, ध्यान देना, अपेक्षिक त्रुटि, ठीक। तो अपेक्षिक त्रुटि कैसी होती है, इसका परिभाषा पढ़िएगा कि मापन की निरपेक्ष त्रुटि और भौतिक राशि के वास्तविक मान के अनुपात को अपेक्षिक त्रुटि कहते हैं, ठीक है। तो अपेक्षिक त्रुटि क्या हुआ है, ध्यान देना यहाँ पे, अपेक्षिक त्रुटि, रिलेटिव एरर। तो अपेक्षिक त्रुटि में क्या बोला गया है कि आपका जो डेल ए निकाले हो उसका, और पहले से आप डेल क्या निकाले हो, मीन निकाले हो, ठीक है। तो निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक माप के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, अपेक्षिक त्रुटि कहते हैं, समझ गए, अपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। और क्या चीज़ है, तीसरा है आपका प्रतिशत त्रुटि, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया प्रतिशत त्रुटि। तो जो ये अपेक्षिक त्रुटि आया है उसी में हम लोग 100 का गुणा कर देंगे, तो डेल ए बाई डेल ए मीन, ठीक है, डेल ए मीन, तो इसमें हम लोग गुणा कर देंगे 100 का, तो जो भी आंसर आएगा उसको हम लोग कहेंगे प्रतिशत त्रुटि, ठीक है, परसेंटेज एरर। अपेक्षिक त्रुटि, रिलेटिव एरर, वो क्या होता है कि निरपेक्ष त्रुटि एंड एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई आपका ए मीन, ठीक है। तो ये जो होगा आपका अपेक्षिक त्रुटि है। और कैसा नहीं, ये निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालता है कि डेल इज इक्वल टू a1 ऐसा, ठीक है। अब ये समझ में आ नहीं रहे सर, क्या क्या बोले हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो अभी क्वेश्चन करके देखते हैं तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना क्वेश्चन कैसे करेंगे, मैं मिटा दे रहा हूँ पहले इसको, ठीक, ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। अरे आज मिटाने का नहीं है तो पूरा काला काला हो जा रहा है वाइट बोर्ड यार,
देखिएगा ध्यान से, जैसे कोई मापन करता है, ठीक है, तीनों त्रुटि निकालने के लिए बोला है, मुझे निरपेक्ष त्रुटि निकालने के लिए बोला, अपेक्षिक त्रुटि निकालो बोला है, और क्या निकालने के लिए बोला है, ठीक है, प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए बोला है। तो सबसे पहले मापन करता मैं ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, A1 का वैल्यू देखो 2.30 लिया, माना। दूसरा बार नापा किसी चीज़ को तो उसके पास आया 2.31 आया। तीसरा बार नापा तो उसके पास कितना आ गया, 2.32 आ गया, ठीक है। और नापा उसके बाद 1.4 नाप लिया, मान लो तो कितना आ गया, 2.29 आ गया, इस प्रकार से, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले ए मीन निकालना पड़ेगा, तीनों त्रुटि निकालना है, तो तीनों त्रुटि निकालने के लिए मुझे सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, ए मीन चाहिए। तो ए मीन कैसे निकालूंगा मैं, तो ध्यान देना, यहाँ पे पता है कि ए मीन का फार्मूला क्या होता है, A1 + A2 + A3 + A4। अब n बार रहता तो n लगाता, अभी 4 बार है तो डिवाइडेड बाई क्या कर दूंगा मैं, 4। A1 का वैल्यू कितना मेरे पास 2.30, फिर क्या है 2.31, फिर क्या है 2.32, फिर क्या है 2.29, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 2 11, 11 1 12, 12 की 2 हासिल 1 आ गया, 2 3 5, 5 3 8, 8 3 कितना हो गया 11, 11 1 12 की 2 हासिल 1, 2 2 4 2 6 2 8, 8 और 1 कितना हो गया, तो 9, तो 9.22 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको कैंसिल करके देखते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, पॉइंट लगा 12 हो गया, 4 3 12, अभी भी इसको क्या कहते हैं, 0 लगाएंगे तो 5 4 5 से कितना हो जाएगा 20। तो कितना आंसर आया मेरे पास 2.305। तो मेरा आंसर आ गया आपके पास, याद रखना कि ए मीन, मैं मिटा दे रहा हूँ इसको, ठीक है, कैसे काटा समझ में आ गया, पीछे का लिख लेना आप। तो ए मीन इज इक्वल टू क्या आया था मेरे पास, ए मीन इज इक्वल टू 2. ठीक है 305 समथिंग इतना आया था, ए मीन का वैल्यू आया था, है ना, यही आया था ना, ठीक। अब ध्यान देंगे, अब मुझे निकालना है क्या चीज़, पहले निरपेक्ष त्रुटि निकालना है। तो निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है, निरपेक्ष त्रुटि के लिए फार्मूला बताया, पैसा से पहले डेल A1 निकालोगे तो क्या लगाएंगे, पहले ए मीन माइनस A1। देखो A1, तो मैं क्या लिखूँगा, देखो 5 है ना, तो 5 को भगाऊंगा ना तो ये क्या बन जाता है आपका 1 बन जाएगा, ठीक है। वैसे ये क्या होगा, अभी सार्थक अंक पढ़ेंगे तो सार्थक अंक में कैसे भगाया जाता है, क्या करते हैं उसको बताऊंगा। तभी मैं इसको क्या कर दिया 3 1 कर दूंगा, जैसे कि ना 5 या 5 से बड़ा होता है ना तो पीछे के नंबर को 1 भगा देते हैं। वैसे सम संख्या है 0 तो नहीं भगाते, लेकिन अभी समझिएगा ना, अभी सार्थक अंक पढ़ाऊंगा। जब मैं 5 को भगा दूंगा, क्योंकि सर 2 अंक है, ये 3 अंक है, तो मैं इसको नहीं ले रहा हूँ, 5 को भगा के मैं यहाँ पे 0 के जगह में 1 लिख रहा हूँ, तो ये वैल्यू आता है 2.31 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 31, हाँ, तो 2 पॉइंट हो गया, ए मीन के जगह में 31 माइनस A1 का वैल्यू कितना है आपके पास 2.30, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा भाई मेरे पास, इसका आंसर आएगा यहाँ पे 0.01 आएगा, ठीक है, तो 0.01, तो उसको प्लस में ऐसे लिए मैं इसको लिख दिया इतना। तो डेल A1 का वैल्यू मेरे पास क्या निकला, इतना। अब ध्यान देना, डेल A2 का निकालूंगा मैं, डेल A2 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे ए मीन माइनस कितना हो जाएगा A2। तो देखो ए मीन का वैल्यू मेरे पास कितना है, निकाला हूँ मैं 2.31, तो यहाँ पे 2.31 माइनस A2 का वैल्यू कितना है मेरे पास 2.31, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 0 आ जाएगा, तो ये 0 हो गया। अब देखो डेल A3, तो वही फिर ए मीन का वैल्यू कितना है 2.31, और यहाँ पे 3 का वैल्यू कितना है 2.32, तो यहाँ भी कितना आंसर आएगा 0.01, ठीक है, अगर लेना माइनस A4 निकाल लो, डेल A4 कितना निकलेगा भाई 2.31, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2.29, यहाँ पे आएगा 0.02 इतना आ गया। अब आपको निकालना क्या चीज़ है, निकालना है आपको डेल A। तो डेल A का फार्मूला क्या होगा, डेल A1 डेल A2 प्लस डेल A3 प्लस डेल A4 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4। तो सबको लिखो, तो डेल यहाँ पे कितना, पहला कितना था 0.01, फिर कितना आया था 0, फिर 0.01 प्लस 0.02, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आया था ना, ठीक। डिवाइडेड बाई कितना कर देंगे 4 कर देंगे, तो देखो कितना हो जाएगा 2 1 3 4, तो 0.04 हो गया, डिवाइडेड बाई कितना हो गया 4, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे सीधा सीधा बात 0.01 आ जाएगा। तो डेल A का वैल्यू आपके पास कितना आ गया 0.01 आ गया। तो ये आपका निरपेक्ष त्रुटि निकल गया। अब निकालना है क्या चीज़, आपको अपेक्षिक त्रुटि निकालना है, समझ में आ गया ना इतना अच्छे से, ठीक। अब निकालना है आपको अपेक्षिक त्रुटि। तो देखो अपेक्षिक त्रुटि कितना होगा, ध्यान से समझिएगा। तो अपेक्षिक त्रुटि है, फार्मूला बताया था मैं क्या चीज़ अपेक्षिक त्रुटि का, कि डेल A बाई डेल A मीन होता है, ठीक है। तो देखो डेल A का वैल्यू मेरे पास कितना आया है 0.01, और डेल A मीन का वैल्यू मेरे पास कितना आया था, मीन का वैल्यू निकाला था ना 2.31 आया था, 2.31
अभी इससे भाग किया था तो निकला था तो 2.31। अब इसको मुझे क्या करना है, भाग करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे जो 0.01 दिख रहा है ना, उसको मैं ले लिया, इधर 1 ले लूँगा तो कितना हो जाएगा, 231 हो जाएगा, ठीक है। 2 पॉइंट इधर था, 0 पॉइंट के बाद 2 अंक इधर था, पॉइंट के बाद 2 अंक इधर भी है, तो दोनों को मैं हटा दिया, तो यहाँ पे 1/231 आ गया, ठीक। अब मुझे भाग करना है ऐसा, ठीक है। मैं इस 1 को 231 से भाग करूँगा, पहले 0 लगाऊंगा तो कितना बनेगा, 10 बनेगा। अब भी छोटा है, फिर 0 लगाया तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 बन जाएगा। अब भी छोटा है तो यहाँ पे और 0 लगा दिया, अभी 1000 हो गया, ठीक है। अब लगभग 5 करूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 करूँगा तो लगभग 4 में आएगा, तो 4 एकम 4, 4 तिया 12 की 2, हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, इतना आएगा, ठीक है। समझ गए ना, जो भी। तो मेरा आंसर कितना है, 0.004। तो मेरा यहाँ पे लिखूँगा कि अपेक्षित त्रुटि कितना है मेरा, 0.004 हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट है, मुझे प्रतिशत त्रुटि निकालना है, तो ध्यान देना, प्रतिशत त्रुटि के लिए जो भी आंसर आया है उसमें हम लोग किसका गुणा कर देते हैं, 100 का गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो आंसर मेरा 0.4% आएगा, ठीक है। तो मेरा ये प्रतिशत त्रुटि हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट चैप्टर मतलब नेक्स्ट क्लास में हो सकता है अपेक्षित त्रुटि को लूँगा, सार्थक अंक को सिखाऊंगा। वैसे सार्थक अंक नहीं पढ़ाऊँगा तब भी आप पढ़ सकते हो, क्योंकि थ्योरी है, बहुत ईजी है और समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है मैं नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर चालू कर दूँ या फिर सार्थक अंक पढ़ाऊँ। सार्थक अंक बहुत इजी है, आप पढ़िएगा तो बिल्कुल मुझे बहुत पूर्ण रूप से उम्मीद है कि आप सीख जाएंगे, ठीक है, बना लेंगे। बाकी इसमें इस प्रकार जो आज के वीडियो में कोई दिक्कत आएगा आप बिल्कुल कमेंट कीजिए या तो ग्रुप में सेंड कीजिए, ठीक है। और बताइए कि ठीक ठाक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कुछ रिस्पॉन्स दीजिए, ठीक है, कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि कुछ और अलग तरीके से पढ़ाना है सर। तो बताओगे तब मैं समझ पाऊँगा कि आपको समझ में क्या चीज़ नहीं आ रहा है, ठीक है। ओके, थैंक यू।